नमस्कार दोस्तों, RS राव एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और शिक्षण के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षण कार्य करवाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है कि शिक्षण को किस प्रकार कराया जा सके जिससे अधिगम बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और एक अध्यापक का जो शिक्षण कार्य है वो किस प्रकार प्रभावशाली बने ताकि बच्चे शिक्षण की सहायता से अपने आप में परिवर्तन करें, अपने आप में सुधार करें। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है, सशक्त करता है, जिसकी सहायता से वो विद्यार्थियों में अधिगम को बढ़ाता है, विद्यार्थियों में होने वाली जो समस्याएं हैं उनको वो दूर करता है। सूक्ष्म शिक्षण को हम टुकड़ों में पढ़ना चाहेंगे। इसमें पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशल के बारे में, उसके बाद में व्याख्या कौशल को पढ़ेंगे, व्याख्या के बाद में हम संपट कौशल को पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्न कौशल और लास्ट में पुनर्वलोकन कौशल। इन 5 कौशलों के माध्यम से ही पूरा सूक्ष्म शिक्षण पूरा किया जाता है। इन 5 कौशलों का बहुत बड़ा योगदान है। इन 5 कौशलों की सहायता से एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को सशक्त बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। इसका परिणाम विद्यार्थियों में अधिगम को बढ़ाना, विद्यार्थी को शिक्षण के प्रति प्रोत्साहित करना और उसके व्यक्तित्व में विकास करना। तो इसी के साथ हम हमारे टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण के अंदर प्रस्तावना कौशल। क्या है प्रस्तावना कौशल? इसका हमारे शिक्षण के अंदर क्या योगदान है? प्रस्तावना कौशल क्या भूमिका निभाता है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तावना कौशल के बारे में बात करना चाहेंगे। प्रस्तावना कौशल सभी कौशलों का केंद्र बिंदु समझा जाता है। जितने भी कौशल हैं उन कौशलों का केंद्र बिंदु प्रस्तावना कौशल है। तो केंद्र बिंदु है तो इसकी महत्ता भी बहुत ज़्यादा है। प्रस्तावना कौशल विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानने में अहम भूमिका निभाता है। ये हम जो भी पढ़ाने वाले हैं कक्षा में जाके, एक अध्यापक जो भी पढ़ाना चाहता है, जो भी पढ़ाना चाहेगा, उसको पढ़ाने से पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि
विद्यार्थी उस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, तो उसका पूर्व ज्ञान जानना बहुत जरूरी है। पूर्व ज्ञान जानने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों के साथ कुछ प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी उनके जवाब आसानी से दे सके। सरल प्रश्न होने चाहिए जिनका जवाब विद्यार्थी बिना कोई संकोच के आसानी से दे सके। सरलता से धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। इस तरह से प्रस्तावना कौशल के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए और जब हम पूर्व ज्ञान को जान लेते हैं हमें ये मालूम हो जाता है कि विद्यार्थी इतना कुछ जानते हैं, विद्यार्थी का स्तर ये है। इसके बाद में हमें कक्षा में आगे शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। शिक्षण कार्य करवाते समय एक अध्यापक विभिन्न विधि प्रविधि को उपयोग में ले सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को मजबूत करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विधि प्रविधि यानी 4 चांद लगाए। प्रस्तावना कौशल के अंदर पूर्व ज्ञान को जानने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न सरल होने चाहिए। एक सबसे बड़ी विशेषता ये है प्रस्तावना कौशल की कि प्रस्तावना कौशल के अंदर जो भी प्रश्न बने वो प्रश्न सरल होने चाहिए। प्रश्नों का जो क्रम है वो सटीक होना चाहिए। प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए। मतलब प्रस्तावना कौशल के अंदर जो भी प्रश्न बनता है, जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन बनाया, पहला क्वेश्चन आपने सिंपली बनाया कि हमारे देश का नाम क्या है, तो स्टूडेंट्स आंसर देंगे भारत। तो दूसरे क्वेश्चन की जो शुरुआत होनी चाहिए वो पहले क्वेश्चन के आंसर से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं से भी प्रश्न को बना देते हो। ऐसा प्रस्तावना कौशल नहीं चलता है। प्रस्तावना कौशल में प्रश्न जो बनाए जाते हैं वो क्रमबद्ध और उनकी तारतम्यता होनी चाहिए। यानी पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आया उसी आंसर से दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत होनी चाहिए और दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर आया उससे तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब इस प्रकार का तारतम्यता होना चाहिए, इस प्रकार का क्रम होना चाहिए। और लास्ट का जो प्रश्न आप पूछते हो कम से कम 4-5 प्रश्न तो प्रस्तावना कौशल के अंदर होनी चाहिए। प्रस्तावना बननी चाहिए कम से कम 4-5 प्रश्नों की। उन 4-5 प्रश्नों में लास्ट का जो प्रश्न होता है वो प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। और
संरचनात्मक भी अपनी प्रकरण से रिलेटेड, अपनी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि 5 क्वेश्चन संरचनात्मक बना दिया और उसका अपने टॉपिक से, प्रकरण से कोई संबंध ही नहीं है। 5 क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए जो हमारे टॉपिक से, हमारे प्रकरण से रिलेटेड हो। उसके बाद में जब प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, प्रश्नों को बनाने से पहले एक बात हमको ये भी याद रखनी है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जानना बहुत जरूरी है। तो आप जब डायरी मेंशन करते हो तो डायरी मेंशन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऊपर के डिटेल हैं, डेट वगैरह, बैलेंस वगैरह, पीरियड, जो भी टाइम का है, प्रकरण का है, कक्षा का है, ये फॉर्मेलिटियाँ आप जो भी ऊपर की होती हैं डायरी की, उनको पूरा करें। उसके बाद में प्रस्तावना कौशल के अंदर प्रस्तावना प्रश्न बनाने से पहले पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान, अब पूर्व ज्ञान कैसे लिखना है ये भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने भारत का भौगोलिक स्वरूप ये टॉपिक लिया है, भारत का भौगोलिक स्वरूप, तो पूर्व ज्ञान जानने के लिए आपको पूर्व ज्ञान लिख के लिखना है कि विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्वरूप के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। ऐसी संभावनाएं हमको व्यक्त करने हैं, ऐसी बच्चों से हम आशाएं रखते हैं कि कुछ सामान्य जानकारी वो रखते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान में लिखना है। पूर्व ज्ञान है कि विद्यार्थी भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, परिवेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हो। यानी जो भी कोई टॉपिक है, आप कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, एसएस का हो, साइंस का हो, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, आपको पूर्व ज्ञान ऐसे लिखना है। जो भी आपने टॉपिक चॉइस की है, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, उस टॉपिक के संबंध में पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद में आप एक टेबल बनाएं प्रस्तावना प्रश्न की। प्रस्तावना प्रश्न की टेबल बनाने में आपको एक तरफ छात्र अध्यापक कथन लिखना है, एक तरफ छात्र छात्रा क्रिया लिखनी है, और छात्र अध्यापक कथन में आप प्रश्न पूछोगे विद्यार्थियों से। प्रश्न सरल होने चाहिए जिनके जवाब विद्यार्थी आसानी से दे सके। फिर छात्र छात्रा की जो क्रिया है उसमें उत्तर देता है, आप क्वेश्चन पूछोगे, छात्र छात्रा उत्तर देंगे। ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। ध्यान रखने के बाद कि पहले क्वेश्चन का जो उत्तर आता है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर आता है, उसी आंसर से सेकंड क्वेश्चन की हमको शुरुआत करनी है। ये प्रक्रिया कम से कम 3-4 क्वेश्चन तक चलनी चाहिए। और लास्ट का जो 5वां क्वेश्चन आप बनाते हो वो क्वेश्चन समस्यात्मक होना चाहिए, निरुत्तर होना चाहिए, और वो भी अपने टॉपिक से रिलेटेड। यानी 5वां क्वेश्चन भारत के भौगोलिक परिवेश के बारे में आप क्या समझते हैं, ये बनाना है। क्योंकि हमने टॉपिक वही चॉइस किया है, भारत का भौगोलिक परिवेश, भारत की भौगोलिक स्थिति, तो उसके बारे में विद्यार्थी समस्या अनुभव करें। उनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो पढ़ना चाह रहे हैं इस चीज़ को। तो 5 क्वेश्चन समस्यात्मक, इस प्रकार ये टेबल बन जाएगी आपकी। टेबल बनने के बाद में नीचे एक उद्देश्य कथन लिखना है। उस उद्देश्य कथन में जो भी लिखनी है, क्या लिखना है, ये लिखना है कि आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है उस टॉपिक से संबंधित आपको उद्देश्य कथन लिखना है। लिखना कैसे है, लिखना इस प्रकार है। अच्छा बच्चों, आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आपको उद्देश्य कथन लिखना है। और ये उद्देश्य कथन सभी सब्जेक्ट वालों को, चाहे वो हिंदी का हो, एसएस का हो, संस्कृत का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबको प्रस्तावना प्रश्न बनने के बाद में उद्देश्य कथन इस प्रकार लिखना है। तो इस प्रकार ये उद्देश्य कथन लिखने के बाद में
जो हमारी प्रस्तावना है वो बनकर तैयार हो जाएगी। लास्ट में कुछ घटक हैं कि हम बच्चों में कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से गुणों को उत्पन्न करने चाहेंगे, बच्चों में कौन कौन से गुण उत्पन्न करना चाहेंगे, तो कुछ घटक हैं, उन घटकों की पूर्ति भी हमको करनी है बच्चों के स्तर को देखकर, बच्चों के स्तर को जानकर। यानी इस प्रकार हमारी जो भी प्रस्तावना है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। मैं कुछ सहायता के लिए, सहयोग के लिए कुछ छायाचित्र प्रस्तावना कौशल के वीडियो में अपलोड करूँगा। आप उनको देखकर सुविधा की दृष्टि से आप अपनी अपनी प्रस्तावना को बना सकते हो, प्रस्तावना प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज प्रस्तावना कौशल के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी प्रस्तावना कौशल आप पढ़ लोगे तो उसके बाद में हम जो नेक्स्ट कौशल आएगा वो है व्याख्या कौशल। इसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें प्रस्तावना कौशल के बारे में, व्याख्या कौशल के बारे में भी बात करेंगे। और धन्यवाद। और आप सभी जो भी वीडियो को देखता है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इससे हमारा उत्साह बढ़े और आगे की अगली वीडियो में नियमित रूप से आप पहुँच सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।